क्योंकि 31 अक्टूबर तक के जितने चेंजेस होते हैं वो एप्लीकेबल रहते हैं फॉर द मे एग्जाम, एंड आपके नोट्स दिसंबर में प्रिंट हुए थे, और 30 अप्रैल तक के जो चेंजेस होते हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर द नवंबर एग्जाम। तो 31 अक्टूबर के बाद 30 अप्रैल के बीच में ऐसे कुछ न्यू चेंजेस हैं जो इफेक्टिव हुए हैं आपके सिलेबस में। इनकम टैक्स में एज सच देयर आर नो चेंजेस, ओके, फ्रॉम द मे एग्जाम टू नवंबर एग्जाम, बट जीएसटी में देयर आर सर्टेन चेंजेस। तो उसमें से कुछ कुछ आपके नोट्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और कुछ चेंजेस आपको ये वाले नोट्स में अलग से मिल जाएंगे। सो अब मैं आपको अभी वाले सेशन में सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट्स, लेवी एंड कलेक्शन, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, ये 4 चैप्टर के अमेंडमेंट्स बताने वाला हूँ। ओके, आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न्स, ये 3 चैप्टर के अमेंडमेंट्स हम लोग बाद में देखेंगे। सो सप्लाई चैप्टर का अमेंडमेंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये अमेंडमेंट एक्चुअली आ गया था फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा, लेकिन ये एक्चुअली इफेक्टिव हुआ था रिट्रोस्पेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई लिखा हुआ है, लेकिन ये अमेंडमेंट लागू हुआ था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, इसलिए ये मे एग्जाम में ये चेंज एप्लीकेबल नहीं था एक्चुअली। तो अब यहां पर आपको याद होगा तो सप्लाई वाले चैप्टर में शायद आपकी बुक में भी मार्क थे ये वाला अमेंडमेंट, इफ देयर इज एनी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, शेड्यूल 2 में हम लोग बात करते हैं, तो उन्होंने वो ये बता रहे हैं कि कौन सा सप्लाई गुड्स का है कौन सा सर्विसेज का है। तो वहां पर जो उन्होंने उसका ए और बी जो पार्ट है, सब आइटम है, उसमें जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो उसमें जो लास्ट का वर्ड है वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, उसको डिलीट कर दिया है। वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज टू नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दोज असेट्स। अब पहले क्या लिखा था, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, बट अब उसको हटा दिया है, क्योंकि ये वाले शेड्यूल का ये वाले शेड्यूल का बताने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई होगी कि नहीं होगी, वो लोग तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगा। सो नाउ इट मेक सेंस। तो अब कंसिडरेशन है या नहीं है, तो वो गुड्स का सप्लाई है उससे कोई सेंस नहीं बनता। अगर वो सप्लाई है तो गुड्स को अगर हम लोग ने किसी को दिया है, ओके, डिस्पोज ऑफ किया है फॉर सम चार्ज और नॉट फॉर अ चार्ज, नॉट फॉर अ चार्ज दिया है, तो आपको याद होगा अगर वो गुड्स पे आईटीसी लिया है और दिया है तो फिर हम लोगों को वो शेड्यूल 1 के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है ना, शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई मान लेते हैं। तो ये वर्ड्स यहां से हटा दिए उन्होंने लॉजिकली, उसका यहां पर कोई रिलेवेंस नहीं है। सिमिलरली जो बी पार्ट था, where the by or under the direction of a person carrying on a business, goods held or used for the purposes of the business are put to any private use or are used or made available to any person for use for any person other than a purpose of the business, whether or not for a consideration। तो अगर कंसिडरेशन है या नहीं पहले ऐसा लिखा था, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया, बिकॉज शेड्यूल 2 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कोई एक्टिविटी सप्लाई है, so then they shall be treated as supply of either of goods or of services as referred in schedule 2। तो शेड्यूल 2 ये नहीं बताना चाहिए कि कंसिडरेशन है या नहीं है तब सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ओके, शेड्यूल 2 ने सिर्फ बोलना चाहिए सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सिर्फ ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था वहां पर। अब पेज नंबर 3 जो अमेंडमेंट नोट्स के उसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया है, लेवी एंड कलेक्शन में जो कंपोजिशन लेवी वाला पार्ट था उसमें जो सेक्शन 10(1) एंड 10(2) वाली कंडीशंस हम लोग देख रहे थे। ओके, सेक्शन 10(1), 10(2), ओके, 150 लैक्स वाला जो पहला वाला जो कंपोजिशन है गुड्स के सप्लायर के लिए, तो उसके केस में जो कंडीशंस लिखी थी पहले ऐसा था, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, बट अब यहां पर और सर्विसेज आ गया है। आगे भी ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अब आगे क्या आ गया, और सर्विसेज। तो यहां पर और सर्विसेज आ गया है क्योंकि अब आपको पता है कि इस टाइप का पर्सन टोटली सर्विसेज के लिए इनएलिजिबल नहीं है, वो 10% वैल्यू तक की सर्विसेज सप्लाई कर सकता है। बट अगर उसने नॉन टैक्सेबल वाली कोई सर्विस सप्लाई कर दिया या तो फिर इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, अब नॉन टैक्सेबल सर्विस सच कोई है ही नहीं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में सिर्फ अभी के डेट में आता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड सेकेंड आता है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गुड्स ही आते हैं। लेकिन अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया सर्विसेज का अपने स्टेट के बाहर, भले ही वो 10% लिमिट के अंदर है, इफ यू रिमेंबर द लिमिट है ना, 10% ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स एग्रीगेट टर्नओवर, उतने हद तक के सर्विसेज आप अभी सप्लाई कर सकते हो इस साल में, 10% और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, याद है आपको।
or if he is engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator। तो पहले सिर्फ गुड्स लिखा था क्योंकि सर्विस वाला पर्सन तो पहले पॉइंट से ही बाहर हो जाता था, बट अब आपको याद होगा कि सर्विस वाले पर्सन के लिए वो एक्सेप्शन आ गया था जो हम लोग ने नोट्स में सब हेडिंग में लिया था। तो ये अमेंडमेंट आ गया है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी ये 3 सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने ऐड कर दिया है, बाकी सब चीजें सेम है। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट के हम लोग अमेंडमेंट बाद में देखेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स देखते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, तो अब इसमें जो आप लोगों ने बुक में पढ़ा है, तो मैं बुक का भी चैप्टर भले ही आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ और आप उसमें देख सकते हो कहाँ कहाँ पर चेंजेस है। तो जो रूल नंबर 9 है उसमें एक चेंज हुआ है। देखिए, आपको रूल नंबर 9 में लिखा था, रूल नंबर 9 वाज द स्टेप 2 ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। स्टेप 1 था रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फर्निश करना, और स्टेप 2 था कि प्रॉपर ऑफिसर शैल वेरीफाई द एप्लीकेशन एंड देन गिव द अप्रूवल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अब एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर हु शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ द सेम आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर ही विल अप्रूव द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज था पहले फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब क्या हो गया है देख लो अमेंडमेंट, अभी हो गया है 7 वर्किंग डेज। कौन सा, कहां पर चेंज हुआ ये देखो आपके नोट्स में यहां पर चेंज हुआ है। प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन गया, उन्होंने एग्जामिन किया, सब कुछ ऑर्डर में पाया गया, तो इट विल बी अप्रूव्ड विद इन 3 वर्किंग डेज के बजाय अभी क्या हो जाएगा, यहां पर अमेंडमेंट आ गया है, आप यहां पर लिख दो विद इन 7 वर्किंग डेज। तो प्रॉपर ऑफिसर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया है यहां पर, राइट। अब इसका इंपैक्ट आगे भी आएगा, नीचे जो डीम्ड अप्रूवल था वहां पर भी इस चीज का इंपैक्ट आएगा, और ये चेंजेस 22 दिसंबर 2020 से हुए हैं रूल्स में चेंजेस। अभी इसके रिस्पेक्ट में आईसीआई का भी कोई मटेरियल नहीं आया है, लेकिन मैंने जो एक्चुअल डायरेक्ट नोटिफिकेशंस थी उसको डाउनलोड करके अपने आपको मैंने बताया था मैं रूल्स कैसे मेंटेन करता हूँ वर्ड फाइल में, तो उसमें चेंजेस कर लिया और फिर वो चेंजेस आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल रहे हैं। सो नाउ यू कैन मेक दोज चेंजेस अकॉर्डिंगली इन योर बुक। कुछ कुछ तो पैराग्राफ के पैराग्राफ है, तो उसको आपको यही से पढ़ना होगा, ओके, उसको ये नोट से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन notified under section 25(6)(d) fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in rule 8(4)(a) or does not opt for Aadhaar authentication, or the proper officer with the approval of an officer authorized by the commissioner not below the rank of assistant commissioner deems it fit to carry out the physical verification of the business, registration shall be granted within 30 days of submission of application after physical verification of the place of business in the presence of the said person in the manner provided in rule 25, and the verification of the documents as the proper officer may deem fit. Physical verification of the place of business and the verification of documents as may be required. अब ये क्या चेंज हुआ है, ये जो पैराग्राफ था नीचे पेज नंबर आपकी बुक में जो पेज नंबर G.12 पे जो नीचे जो पैराग्राफ है इसमें चेंज हो गया है ना, वो जो पुरानी वर्डिंग्स थी उसको अब आप कट कर दो, है ना, वेयर अ पर्सन अदर देन, ये पूरा पैराग्राफ जो है अभी रिप्लेस हो गया है। तो यहां पर लिखा था कि रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, लेकिन कभी कभी वो परमिशन लेके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करके दे सकते हैं। अब देखो वर्डिंग्स में क्या चेंजेस आ गए, अगर उनको लगता है तो, अगर कौन से केस में, या तो फिर उसने आधार ऑथेंटिकेशन करवाने गया लेकिन फेल हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, कभी कभार होता है कि मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, ओटीपी नहीं आया, जो भी, या उसने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए वो पर्सन ने, अदर देन सेक्शन 25(6)(d), सेक्शन 25(6)(d) में वो पर्सन के नाम लिखे जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, और द प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ ये एक ही रीजन से किया जाता है ऐसा नहीं है, अदरवाइज भी उसको लगता है कि भाई ये पर्सन का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो वो अप्रूवल लेंगे अपने हायर ऑफिसर के, ओके, जो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर है कम से कम उनका अप्रूवल लेंगे
और फिर he may then go for physical verification of the premises of the place of business and also physical verification of the documents as the proper officer में deem fit. उसको जो लगता है डॉक्यूमेंट भी देखना चाहिए. सो और कितने दिन में फिर रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा? विद इन 30 डेज. अब देखो पहले आपको क्या रूल था? पहले आपको रूल क्या था? ये वाला पार्ट अब कट कर सकते हो आप, है ना, ये दिस हैज बीन रिप्लेस्ड. तो इसमें जो नया वाला पोर्शन है वो आप लोगों को पढ़ना होगा. तो पहले आपको था कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को एक्शन लेना चाहिए, है ना. अगर आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू जाना है, ओके, तो 21 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को अपना एक्शन लेना पड़ेगा. देन अब यहां पर हो गया है वो कितना, 30 डेज, ओके, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन. और जो उसके बाद लिखा था, ये देखो, ये जो था, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ था, थर्ड पॉइंट यहां पर आपकी बुक में, ये भी चेंज हो गया है. दिस हैज आल्सो बीन रिप्लेस्ड. पहले वो जो 21 डेज का टाइम दिया था, अब क्या हो गया है? वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, मतलब कि जिन लोग को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, he fails to undergo आधार ऑथेंटिकेशन or does not opt for आधार ऑथेंटिकेशन, or the proper officer deems it fit to carry out physical verification. ऐसे केस में notice in the form GST REG 03 may be issued not later than 30 days from the date of submission of the application. तो यहां पर जो आपको नोटिस का समय दिया था ना 21 डेज, नाउ दैट हैज बीन चेंज टू 30 डेज. तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो ये नोटिस, कौन सी नोटिस? ये वाली नोटिस REG 03 कि वी नीड सम फर्दर क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, तो वो नोटिस आपको 30 डेज में इशू करने का टाइम दिया गया है. अब आगे अगर 30 डेज तक के अगर आपने प्रॉपर ऑफिसर ने इशू नहीं किया तो फिर डीम्ड अप्रूवल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो आई होप ये चेंज आपको समझ में आ रहा है. देखो डीम्ड अप्रूवल वाला भी पूरा जो डब्बा है वो हटा दो. डीम्ड अप्रूवल वाला भी जो आपके बुक में ये वाला जो पूरा डब्बा है उसको हटा दो, और उसके बदले में रूल 9(5) जो है उसके नए वर्डिंग्स क्या आ गए हैं वो देख लीजिए. इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, ध्यान से देखो, पहले क्या था? विद इन 3 वर्किंग डेज था नॉर्मल केसेस में, बट अब बोल दिया है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन in case where the person is not covered under the proviso to sub rule 1. ओके, प्रोविजो मतलब कि ये वाला आधार ऑथेंटिकेशन वाला प्रोविजो, ये प्रोविजो अगर वो मतलब आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं है उसने, तो फिर उस केस में 7 डेज का नहीं, उस केस में 30 डेज का टाइम रहता है. प्रोविजो टू सब रूल 1 जो सब्सटीट्यूट होकर के आपको अमेंडमेंट नोट्स में मिल चुका है, दिख रहा है आपको. तो 7 दिन का नॉर्मली समय रहता है. मतलब नॉर्मल केसेस में जब वो पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया है एंड उसके प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं लग रही है ऑफिसर को, तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए. एक्शन क्या लेंगे वो? या तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देंगे या तो फिर नोटिस इश्यू करेंगे, है ना, फॉर एनी डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन एटसेट्रा. लेकिन अगर आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, या तो फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, तो फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बाद 30 दिन का समय रहता है प्रॉपर ऑफिसर के पास कि आप वेरिफिकेशन भी कर लो और आपको उनसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगना है तो 30 दिन के अंदर मांग लो. 30 डेज इज अ गुड इनफ टाइम, राइट. और अगर वो 30 दिन तक के भी प्रॉपर ऑफिसर ने रिप्लाई नहीं किया तो फिर डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा. या तो फिर अगर प्रॉपर ऑफिसर के नोटिस के बाद में फॉर्म नंबर GST REG 03 में जो प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस दिया, उसके बाद में पहले भी ऐसा ही था, वो जो क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट मांगा, उसके बाद में 7 दिन नोटिस का रिप्लाई भी मिल गया, एप्लीकेंट ने रिप्लाई दे दिया, उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर ने 7 वर्किंग डेज के अंदर में कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया, ओके, प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द क्लैरिफिकेशन, 7 days from the date of receipt of the reply from the person applying for registration. So then the application for grant of registration shall be deemed to have been approved
एप्लीकेशन अप्रूव कर लिया जाएगा और इसके बाद विद इन 3 days सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड। 3 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड। ये प्रोविजन तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। तो डीम्ड अप्रूवल में कुछ चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि टाइम लिमिट में चेंजेस आ गए हैं, तो आप ये सब चेंजेस यहां पर मार्क कर सकते हो। जैसे अब ये हो गया, ये भी 3 की जगह 7 वर्किंग डेज हो गया है ना। 7 दिन के अंदर अप्रूव करो, या तो नोटिस दो, नहीं तो अप्रूव कर लिया माना जाएगा। ये एज इट इज है, ये 7 वर्किंग डेज जो था ये एज इट इज है। ओके, प्रॉपर ऑफिसर को उतने दिन का समय था। बट ये जो पार्ट है आधार ऑथेंटिकेशन, अगर प्रॉपर ऑफिसर इन एब्सेंस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, या तो फिर अदरवाइज भी उनको लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर 30 डेज का समय है। विल दिस टाइम लिमिट्स भी क्लियर? क्योंकि ये अमेंडमेंट है तो इसमें पूछने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। समझ जाएगा आप लोगों को? यस सर। यस, गुड। अब कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब आप देखिए रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के बारे में क्या दिया है आपको। प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन। जो हम लोग ने कैंसलेशन वाला पार्ट देखा था, तो उसमें देखो क्या चेंज आया है। ये इसमें जो थर्ड पॉइंट है, ये देखो पेज नंबर G.19 पे आपकी बुक में जो थर्ड पॉइंट है, इसमें कुछ चेंज हुआ है। देख लीजिए क्या। क्लॉज सी हैज बीन रिप्लेस्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। पहले क्या था? अच्छा, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी चेंज वाला ही लिया हुआ है। आपके जो नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी चेंज वाला है, लेकिन ये अमेंडमेंट एक्चुअली इफेक्टिव कब से है? 1 जनवरी से है। ओके, ये वाला जो चेंज है, ये जो जिसमें आपको आइटलिक्स दिख रहा है ना, तो ये चेंज है 1 जनवरी से। तो खैर आप लोगों ने लेटेस्ट वाला ही पढ़ा है। तो लिखा है द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 और इंटेंड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली मेड अंडर सेक्शन 25। आप लोगों को याद होगा, एक्ट में अमेंडमेंट करना है तो एक्ट के थ्रू ही हो सकता है ना। अगर रूल्स में अमेंडमेंट करना है तो आप नया रूल्स नोटिफाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट नोटिफिकेशन से हो सकता है, लेकिन एक्ट में अमेंडमेंट करना है तो एक्ट से ही हो सकता है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि 1 फरवरी को फाइनेंस बिल के जरिए से प्रपोज हो जाता है, फिर उसके बाद से 1 अप्रैल से मोस्ट ऑफ द प्रोविजन लागू हो जाते हैं, लेकिन जीएसटी के प्रोविजन, इस एक्ट के मैक्सिमम प्रोविजन 1 जनवरी से लागू हुए। तो देयरफॉर ये May 21 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था ये वाला अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जनवरी, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम। ओके, इसके पहले जो था अब वो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुरानी आपके पास में बुक है तो उसमें आप ढूंढ सकते हो। टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 और ही इंटेंड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली मेड अंडर सेक्शन 25। तो ये दिस इज वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेज वेयर द पर्सन मे अप्लाई फॉर कैंसलेशन और द प्रॉपर ऑफिसर हिमसेल्फ में प्रोसीड फॉर कैंसलेशन। फिर जो प्रॉपर ऑफिसर के पावर्स थे सेक्शन 30 में कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में प्रॉपर ऑफिसर कैंसलेशन कर सकता है, तो सुमोटो एक्चुअली ये सेक्शन 30 नहीं है, ये टेक्निकली आई थिंक इट इज सेक्शन 29 ओनली। ओके, सेक्शन 29(2) है ये। ओके, तो सेक्शन नंबर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो। कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो, क्योंकि सेक्शन 30 तो रिवोकेशन की बात करता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, ये बाकी के पॉइंट्स तो आपने पहले ही पढ़े, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर आप देखो, यहां पर एक चेंज है। एक तो है कि इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ कर दिया उन्होंने। तो जस्ट एक प्रोसीजरल चेंज, इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं। आपने गुड्स या सर्विसेज या दोनों चीज विदाउट इनवॉइस या विदाउट बिल आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए बगैर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, सो इन दैट केस इट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, मतलब डमी इनवॉइस की हमने जो बात किया था। और फिर 3 और टाइप के कॉन्ट्रावेंशन आ गए हैं, जिसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है दैट ही मे प्रोसीड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इफ ही अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर,
सेक्शन 16 इज रिलेटेड टू आईटीसी। ओके, जो आईटीसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो कंडीशंस लिखी है उसी के हिसाब से आप आईटीसी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट ले रहे थे और गलत क्रेडिट ले रहे थे, तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसे केसेस, बड़ी बड़ी चोरियां पकड़ी गई। तो अब उसको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब तो बोल दिया है कि अगर आप गलत तरीके से आईटीसी ले रहे हो, अवेल कर रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। If he furnishes the details of outward supplies in Form GSTR 1 under Section 37 for one or more tax periods which is in excess of the outward supply declared by him in his valid return under Section 39 for the said tax periods। देखिए क्या होता है, जब हम लोग रिटर्न्स चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप डिटेल में देखोगे कि आपको दो टाइप के रिटर्न भरना होता है एज अ सप्लायर। एक होता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उसको टेक्निकली रिटर्न नहीं बोलते हैं। जीएसटीआर 1 फॉर्म में आपको आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल भरना पड़ता है। ओके, जिसमें B2B सप्लाई है तो बिल्कुल इनवॉइस वाइज डिटेल भरना पड़ता है। और दूसरा होता है आपका जीएसटीआर 3B, जिसमें आप टोटल फिगर्स डालते हो कि हम लोग ने टोटल इतना इतना सप्लाई किया, टोटल इतना जीएसटी, और पेमेंट का डिटेल्स डालते हो, उसके साथ साथ पेमेंट कर देते हो। तो जीएसटीआर 3B जो है वो वैलिड रिटर्न होता है, ओके, सेक्शन 39 के साथ में जो हम लोग भर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 37 में जो हम भरते हैं वो रहता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। रिटर्न चैप्टर के बाद आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो है उसके बेसिस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलता है। ठीक है, आपने जो आपके जीएसटीआर 1 में भरा उसके बेसिस पे आपके रेसिपिएंट को रिफ्लेक्ट होता है और वो क्रेडिट ले सकते हैं। तो सोच के बताइए, अगर आपने ज्यादा भर दिया, ऐसे कुछ सप्लाई का डिटेल भर दिया जो एक्चुअल में आपने सप्लाई किया ही नहीं था, और बाद में जिसपे आपने प्रॉपर टैक्स भरा ही नहीं, बाद में सेक्शन 39 के हिसाब से जो आप प्रॉपर रिटर्न भर रहे हो उसमें आपने टैक्स भरा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इन दैट केस आपके रेसिपिएंट ने तो एक्स्ट्रा का क्रेडिट ले लिया है आपके जीएसटीआर 1 के बेसिस पे, लेकिन आपने वो वाले सप्लाई का आउटपुट टैक्स तो पे नहीं किया है क्योंकि आपने अपने वैलिड रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया। सो विल दैट नॉट क्रिएट अ मिसमैच? विल दैट नॉट बी मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस? है ना, आपने क्रेडिट पास ऑन कर दिया और आपने उसका पेमेंट नहीं किया। सो उन्होंने बोला कि एक से ज्यादा टैक्स पीरियड में यदि आपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल एक्सेस बताया है एज कंपेयर टू द डिटेल्स डिक्लेयर्ड बाय यू इन योर वैलिड रिटर्न, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। हो जाएगा ऐसा नहीं, कभी कभार गलती से भी होता है ये, लेकिन अगर ऑफिसर को लगता है देन ही मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। ओके, क्योंकि बड़े बड़े फ्रॉड्स यहाँ पर पाए गए हैं। क्योंकि जीएसटी में मैचिंग कंसेप्ट होने वाला था, बट वो मैचिंग कंसेप्ट आज तक लागू ही नहीं हो पाया, ओके, बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लॉ एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज। तो अभी उन्होंने फिर सिस्टम को चेंज किया है कि आप जो डिटेल भरोगे वो ही सामने वाले को अवेलेबल होगा, उसी से वो क्रेडिट लेगा। और इफ यू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ रूल 86B, ये एक रूल 86B है जो हम लोग पेमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी इसी बार से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ है, जिसमें बोल दिया गया है कि इनफैक्ट ये रूल 86B भी 22 दिसंबर से ही लागू हुआ था एक्चुअली, और ये वाले जो प्रोविजन से भी यहाँ से उसमें बोला है कि अगर आप एक अमाउंट से ज्यादा का टैक्स भरते हो तो आपको 99% टैक्स का पेमेंट आईटीसी यूज करके अलाउड है, लेकिन कम से कम 1% का आपको पेमेंट कैश से करना पड़ेगा। रूल नंबर 86B हम लोग पेमेंट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो यू कैन मेक पेमेंट यूजिंग बोथ द सोर्सेज, राइट, क्रेडिट एंड कैश। अगर आपके पास बहुत क्रेडिट पड़ा है तो आप तो पूरा क्रेडिट यूज करके पे करना चाहोगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप पूरा 100% पेमेंट क्रेडिट यूज करके नहीं कर सकते हो, 99% तक के कर सकते हो। 1% कम से कम आपको कैश भरना पड़ेगा, मिनिमम 1% कैश। अगर आपने ये वायलेट किया तो अगेन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ओके, रूल 86B यही अमेंडमेंट नोट्स में है, लेकिन हम लोग इसको पेमेंट चैप्टर के बाद में देखेंगे। बाकी नीचे में कोई अमेंडमेंट नहीं, ये पार्ट सेम है जैसा पहले था। देन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ये जो आपके बुक में भी हम लोग ने पॉइंट देखा था हैशटैग लगा के, रिवोकेशन के लिए जो पर्सन अप्लाई कर सकता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर। तो इसमें फर्दर आ गया है कि एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर कैन फर्दर एक्सटेंड द पीरियड फॉर 30 days एंड कमिश्नर कैन एक्सटेंड द पीरियड फॉर 30 more days। तो 30 days नॉर्मल टाइम मिलता है आपको रिवोकेशन का एप्लीकेशन के लिए, प्लस 30 days प्लस 30 days, तो आप रिक्वेस्ट करते करते 90 days तक के आप एक्सटेंड करवा सकते हो। किस चीज को? अपने रिवोकेशन के एप्लीकेशन की टाइम लिमिट को। ओके, यू कैन गेट इट एक्सटेंडेड फॉर 90 days।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर। कुछ कुछ अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आपकी बुक में है, और वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसलिए है क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट 2020 से आ गए थे और 1 जनवरी से इफेक्टिव हो गए थे। बट जो कुछ अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशंस और रूल्स के थ्रू बाद में आए थे तो वो आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको जैसे रूल्स वगैरह के अमेंडमेंट तो वो आपको यहाँ अमेंडमेंट नोट्स की मदद से देखना है। अब जैसे रूल 21A में एक अमेंडमेंट है जो आपकी बुक में नहीं मार्क्ड है, लेकिन अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया भी था, ये अमेंडमेंट है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जब प्रॉपर ऑफिसर खुद होकर सस्पेंड कर रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस समय देने की जरूरत नहीं है। ओके, देयर इज नो नीड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर सस्पेंडिंग द रजिस्ट्रेशन। कैंसलेशन के लिए देना पड़ेगा बट सस्पेंशन के देने की जरूरत नहीं है, तो वो पोर्शन कट हो गया है। तो आई होप ये अमेंडमेंट नोट्स भी इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज मैंने मार्क करके दिया आपको कि क्या क्या चीजों में कहां पर चेंज है एग्जैक्टली। देन सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में और भी बहुत चेंजेस हैं। ये देखो 2 नए सब रूल्स आ गए हैं। सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन में 2 नए सब रूल्स आ गए हैं, तो ये हम लोगों को पढ़ना होगा। बाकी चीजें तो जैसे आपकी बुक में थी वैसे ही हैं, लेकिन सब रूल 2A एंड सब रूल 3A। कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न्स विद GSTR1 shows significant differences of or anomalies indicating contravention of the act or rules। चलिए पढ़ते क्या है। सस्पेंशन कब किया जा सकता है उसकी बात करें हम लोग। एक तो है, हो सकता है कि सस्पेंशन खुद के एप्लीकेशन पे जब आपने कैंसिलेशन के अप्लाई किया तब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है, या तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। अब एक नया रीजन आ गया है सस्पेंड करने का, नया कॉज आ गया है। क्या कॉज है? वेयर अ कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न्स फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39। ये किस रिटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर नॉर्मली टॉकिंग अबाउट GSTR 3B, जो आपका समरी रिटर्न होता है जिसमें आप टोटल फिगर्स डालते हो, जिसके बारे में रिटर्न्स चैप्टर में देखेंगे। व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड इन द फॉर्म GSTR 1। ठीक है, आप ही आपका GSTR 1 भरोगे ना, तो इन दैट केस आप जो अपना GSTR 1 भरोगे उसको आपके ही GSTR 3B के साथ में मैच किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। कौन कंपेयर करेगा? सिस्टम ही कंपेयर करेगा, प्रॉपर ऑफिसर खोल के नहीं बैठेगा, है ना। सिस्टम में कुछ फंक्शंस डाल दिए रहेंगे, सिस्टम ही कंपैरिजन करेगा। और द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिज सप्लायर्स इन देयर फॉर्म GSTR 1। आपका जो रिटर्न होता है जो सेक्शन 39 में आप भरते हो GSTR 3B, इसमें आप ये दोनों चीजें बताते हो। आप आपके आउटवर्ड सप्लाई बताते हो और आपके इनवर्ट सप्लाई भी बताते हो, जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले रहे हो। तो आपके आउटवर्ड सप्लाई का कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा? आपके GSTR 1 के साथ किया जाएगा। समझ आ रहा है? और आपके इनवर्ट सप्लाई का कंपैरिजन किसके GSTR 1 के साथ किया जाएगा? आपके सप्लायर के GSTR 1 के साथ किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? आपके सप्लायर ने जो आपको सप्लाई किया, आपके सप्लायर ने जो आपको सप्लाई किया, उसने अपने GSTR 1 में डिटेल डाला होगा उसके आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स में। तो कंपेयर किया आपके रिटर्न को आपके GSTR 1 से और आपके सप्लायर के GSTR 1 से। ओके, इनवर्ट सप्लाई को सप्लायर के साथ कंपेयर किया, आपके आउटवर्ड सप्लाई वाले डिटेल्स को आपके GSTR 1 से कंपेयर किया। और सच अदर एनालिसिस एज में बी कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। मतलब कौन सा काउंसिल? द GST काउंसिल। If such analysis show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in the form GST REG 31 electronically on the common portal or by sending a communication to his email address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said and differences and anomalies and asking him to explain within a period of 30 days as to why his registration should not be cancelled। मतलब ये लोग जो मिसयूज है उसको कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पर्सन ने ऐसे इनवर्ट सप्लाईज दिखाया है जो उसके सप्लायर ने अपने GSTR 1 में बताया ही नहीं था, या कोई पर्सन ने आउटवर्ड सप्लाई अपने GSTR 1 में ज्यादा बता दिया है, आउटवर्ड सप्लाई अपने GSTR 1 में ज्यादा के बता दिया है और जिसपे वो बाद में टैक्स नहीं भर रहे अपने रेगुलर रिटर्न में। और ऐसा अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस या एनोमलीज पाई गई, सिग्निफिकेंट मतलब कि अब वो लोग डिसाइड करेंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंट, कितने परसेंटेज से ज्यादा डिफरेंस रहा तो सिग्निफिकेंट रहेगा या कितने अमाउंट से ज्यादा रहा तो सिग्निफिकेंट रहेगा।
अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस एनोमली पाई गई तो इतना सिग्निफिकेंट कि उससे समझ में आ रहा है कि ही हैज कॉन्ट्राविंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स, मतलब उसने कुछ तो गड़बड़ किया है, एंड इतनी गड़बड़ कि जिससे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे इमीडिएटली और उसको कम्युनिकेट कर देंगे, और उसको जो कम्युनिकेशन करेंगे उसमें उसको पूरी डिटेल्स डिफरेंसेस और एनोमलीज का बताएंगे, एंड आस्किंग हिम to explain within a period of 30 days why his registration shall not be cancelled. तो यहाँ पर उसको एक मौका दिया जाएगा, opportunity of being heard, कि हमको इतने बड़े बड़े differences पाए गए, please explain, otherwise your registration will be cancelled within 30 days. Please explain ऐसा नहीं रहता है, show cause notice why your registration should not be cancelled within 30 days. ठीक है, so suspension and cancellation का show cause notice है, साथ में ये आपको email पे मिल जाएगा. ओके देखो यहाँ पर लिखा है कम्युनिकेशन टू इज ईमेल एड्रेस, मतलब कि पोस्ट वगैरह से आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन आएगा, आपको ईमेल ही टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, जीएसटी में मोस्टली वैसे ही रहता है. देन ये वाला पार्ट तो हम लोग ने देखा था, नो सप्लाई एंड रिटर्न ड्यूरिंग सस्पेंशन. सस्पेंशन के समय आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते और आपको रिटर्न भी फाइल नहीं करना है. तो पहले लिखा था कि 21A1 या 21A2 में अगर सस्पेंशन हुआ तो, अब एक और नया सबसेक्शन सब रूल आ गया है, रूल 21A2A है ना, जो ऊपर आपने पढ़ा, तो इसके अंडर में भी सस्पेंड हो गए तो अब आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते. फिर और एक नया रूल आ गया, सब रूल आ गया है 21A के अंदर में, जिसमें लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन 21A2 या 2A में सस्पेंड हुआ है, 21A2 मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने किया है ना, स्यूमोटो ऑन इज ओन, और 2A मतलब कि ये वाला एनोमली डिफरेंसेस मिले हैं, तो इन दैट केस द पर्सन शेल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड अंडर सेक्शन 54. ये सेक्शन आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में तो नहीं है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन के पीरियड में उसको कुछ रिफंड नहीं दिया जाएगा. ओके, सच प्रॉपर ऑफिसर शेल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? एंड डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ये भी आपको बताया था, जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है कैंसिलेशन की, तो ये जो सस्पेंशन आपका किया है इट विल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड. ओके, जब से सस्पेंशन दिया था तब से वो बैकडेट से रिवोक हो जाएगा. प्रोवाइडेड दैट द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन इफ ही डीम्स फिट. और एडिशनली प्रॉपर ऑफिसर को फर्दर पावर दे दिया है कि आपको लगता है तो आप भी कोई भी समय पर सस्पेंशन को रिवोक कर सकते हो. ओके, अगर आपको लगता है कि वो जरूरी है, वो रिक्वायर्ड है. सो ये चेंजेस आ गए हैं. जो रूल 21A था, इट हैज बीन अमेंडेड इन अ थरो मैनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 December 2020. देन पेज नंबर 13 पे आपको दिया है प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. प्रोसीजर की स्पेलिंग को ठीक कर लो यहाँ पर. प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो रूल है उसमें आपको अब यहाँ पर नए सब रूल्स भी, नया सब रूल उन्होंने बस इंसर्ट कर दिया. ओके, where a person who has submitted an application for cancellation of his registration or his registration is liable to be cancelled, proper officer shall issue an order in the form GST RG 19 within a period of 30 days. Okay, from the date of application or as the case may be date of the reply to the show cause notice. अब बस यहाँ पर उन्होंने show cause notice issued under sub rule 1 और under sub rule 2A ऑफ रूल 21A ऐसा कर दिया है, क्योंकि आपको शो कॉज नोटिस इशू की जा रही है. तो सब रूल 2A यहां पर भी तो आपको देखो शो कॉज नोटिस इशू की जा रही है. तो यहां पर क्या बोला है उन्होंने कि वो पर्सन को 30 डेज का जो टाइम रहता है रिप्लाई करने का, तो सब रूल 1 जो बोला है दैट सब रूल 1 इज सब रूल 1 ऑफ रूल नंबर 22 ओनली. ओके, इसी रूल का. और ये जो सब रूल 2A है ये आपने नया पढ़ा कि वो पर्सन को एक मौका दिया जाएगा 30 डेज का कि आपके बहुत डिफरेंसेस पाए गए हैं आपके रिटर्न में और आपके इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स में. तो अगेन सब रूल 2A ऑफ रूल नंबर 21A. तो इसके अंदर में वो पर्सन को जो नोटिस दी जाती है उसके रिप्लाई के बाद में द प्रॉपर ऑफिसर में फर्दर कंटिन्यू फॉर द कैंसलेशन. ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of the date of reply, proper officer has to pass an order, okay, of cancelling the registration. और अगर उसको लगता है
कि ये जो नोटिस का रिप्लाई मिला है, ओके, वेयर द रिप्लाई फर्निश्ड अंडर सब रूल 2, ये सब रूल 2 क्या है, ये सब रूल 2 रूल 22 का सब रूल 2 है, और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस इशूड अंडर सब रूल 2A ऑफ रूल 21A, ये जो हम लोग ने अभी पढ़ा, ओके, ये सिर्फ एक्ट में चेंजेस होते आपके, क्योंकि दो जगह से अब आपको दो अलग अलग जगह से नोटिस आ सकती है, तो आप वो दोनों जगह पर अलग अलग रिप्लाई कर पा रहे हो, तो उसमें से कोई भी नोटिस का जिसको आप जो आपको आई आपने उसका रिप्लाई किया, इफ इट इज फाउंड टू बी सैटिस्फैक्टरी द प्रॉपर ऑफिसर शैल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड पास एन ऑर्डर इन द फॉर्म GST REG 20, ओके, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, ये जो आप लोगों ने जो प्रोसीजर देखा था रजिस्ट्रेशन का, ये जो रिप्लाई की बात किया है ना, ये रिप्लाई की बात हो रही है। सो नॉर्मली आपको रिप्लाई 7 दिन के अंदर करना है, लेकिन अगर वो कौन सा वाला केस था, ये जो हम लोग ने देखा था, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और एनोमलीज वाला केस था, तो आपको रिप्लाई करने का टाइम कितना है, 30 डेज का टाइम हो गया है ना, यू विल गेट अ टाइम ऑफ 30 डेज फॉर रिप्लाइंग। सो इन दैट केस वो रूल 21A वाली नोटिस होना चाहिए, तो आपको वो देखना है कि नोटिस कौन सी है, मतलब कि नोटिस आपका सस्पेंशन जो है वो ये वाले कारणों से हो रहा है, या वो सस्पेंशन जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस के कारण हो रहा है, उसके हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। देन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक और ये लास्ट चेंज है, आप लोग ने सेक्शन 25(6)D पढ़ा था, जिसमें आपको लिखा हुआ था, ये है बेसिकली अमेंडमेंट इन सेक्शन 25(6)D, ओके, ये सेक्शन आपकी बुक में ढूंढो, आपको जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स दिए थे वहां पर था। तो पहले लिखा था कि इन लोगों को अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अब उन्होंने उसको सुधार दिया है, अब उसको थोड़ा ठीक किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ 25(6)B और 25(6)C shall not apply to a person who is not a citizen of India or a department or establishment of the state government or central government or a local authority or a statutory body, public sector undertaking, or a person applying for registration under the provisions of section 25(9). तो इनमें से कोई पर्सन अगर है तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देख लो आपके आधार ऑथेंटिकेशन से संबंधित पुराने प्रोविजंस क्या कहते थे। पुराने प्रोविजंस ये यहां पर है, पेज नंबर G.9 पे आपकी बुक में। ये देखो, ये आपको 6B और 6C में दिया हुआ था यहाँ पर कि ग्रांट के रजिस्ट्रेशन ग्रांट के समय एप्लीकेशन के साथ में ही इंडिविजुअल को और हर पर्सन इंडिविजुअल के अलावा उसको भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। इंडिविजुअल के अलावा कोई पर्सन है, जैसे कि HOF है तो उनको अपने कर्ता का, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का, एंड सो ऑन। जिन्होंने बाद में क्लेरिफाई भी किया कि आधार ऑथेंटिकेशन किसके लिए जरूरी नहीं है, किसके लिए है। तो इंडियन सिटीजन जो नहीं है उसके लिए जरूरी नहीं था, है ना, ये 6D है, सबसेक्शन 6D। फिर इनके अलावा और कोई पर्सन है तो उसके लिए जरूरी नहीं था, बट अब उन्होंने ऐसा लिस्ट नहीं रखा। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि इन लोगों को सबको जरूरी नहीं है, बाकी हर पर्सन को जरूरी है अपने ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना। देखिए, अगर इंडिविजुअल है तो वो खुद का करवाएगा, अगर कंपनी है तो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर का करवाएगी, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो अपने पार्टनर का करवाएगा आधार ऑथेंटिकेशन। तो कोई ना कोई तो इंडिविजुअल उनसे लिंक्ड होगा ना जिसका आधार ऑथेंटिकेशन करवाया जाएगा। ओके, जो उनका की मैनेजरल पर्सन है उसका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी है। बट जो इंडियन सिटीजन नहीं है पर्सन, उसको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। या तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टैब्लिशमेंट है तो उसको जरूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स जो कि लॉ के अंडर में सेटअप हुई है, और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जेन्युइननेस अलग से चेक करने की जरूरत नहीं होती है। और अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25(9) ये है UIN के लिए जो अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को भी आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज या तो फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। सो नाउ दिस न्यू प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फॉर यू। 23 Feb 2021 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया था। ओके, ये जो चेंज है ये एप्लीकेबल हो गया था, क्योंकि एक्ट में तो दिया हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पावर है। अब वो पावर का यूज करके गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो वो नोटिफिकेशन में ही चेंज आया है। तो नोटिफिकेशन में जो चेंज आया है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आ सकता है, ठीक है।
अब वो जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने ये चेंज ला दिया, पुराने नोटिफिकेशन को सुपरसीड कर दिया, मतलब अब पुराना नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। यस, इसके बाद का जो चैप्टर है टैक्स इनवॉइस वाला, उसमें भी कुछ प्रोविजंस है जो हम लोगों को, जिसके अमेंडमेंट्स हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए वो भी देखते हैं। आपके सबके डाउट्स में इसके बाद में लेता हूं एक साथ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हैं टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में, तो आपको दिया हुआ है। देखो, एक था कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू नोटिफाई, आपके चैप्टर नंबर एच में था, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस as may be mentioned therein, specify the categories of services in respect of which any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice or tax invoice may not be issued. अब उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है। गवर्नमेंट के पावर में, गवर्नमेंट में नोटिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज और सप्लाईज in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed. तो ये एक ऐड हो गया पॉइंट यहां पर कि गवर्नमेंट कैन नोटिफाई सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज और सप्लाईज जिसमें आपको यही तरीके से टैक्स इनवॉइस इशू करना है और यही टाइम लिमिट के अंदर। तो गवर्नमेंट कैन हैज द पावर टू नोटिफाई नाउ। एंड दूसरी का कंडीशन, दूसरी बात सिमिलर है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन देयरइन, गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज in respect of which any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट को टैक्स इनवॉइस मान लेते हैं, है ना, मूवीज के केस में, मल्टीप्लेक्स के केस में, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में, और टैक्स इनवॉइस मे नॉट बी इशूड। तो गवर्नमेंट के पास में नोटिफाई करने का पावर है, वो पावर को एक्सपांड करके उसमें ये जो ए वाला पॉइंट है ये आ गया है। पहले के जो ए और बी पॉइंट थे ये बी का सब पार्ट बन गया है। HSN कोड का आप लोगों को मैंने बताया है ऑलरेडी, बट ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल से। तो पहले जो पोजीशन थी HSN कोड की, जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर था, उनको इनवॉइस में HSN कोड लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बट अब क्या हो गया है, अब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक के है, उनको B2B सप्लाई, मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाला जो सप्लाई है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उनको 4 डिजिट, पहले 4 डिजिट HSN कोड या सर्विसेज अकाउंटिंग कोड के लिखना मैंडेटरी है, और B2C सप्लाई के लिए 4 डिजिट लिखना ऑप्शनल है। ओके, वो उनकी चॉइस है, उनको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे लिए ऑप्शनल है HSN कोड आपको जो इनवॉइस इशू करे उसमें लिखना, क्योंकि हम लोग B2B सप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने कोई CA फॉर्म से सर्विसेज लिया, मान लो वो फॉर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, तो भी अब वो हमको उनके इनवॉइस में HSN कोड लिख के देंगे, क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड पर्सन है और हम तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। और अगर पिछले साल अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था, तो फिर तो 6 डिजिट अब लिखना पड़ेगा। पहले 5 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए 4 डिजिट मैंडेटरी था, कई लोग तो 8 डिजिट लिख देते थे गुड्स के केस में। सर्विस में तो मैक्सिमम 6 डिजिट्स ही पॉसिबल है, लेकिन अब आपको 6 डिजिट्स लिखना पड़ेगा। गुड्स के केस में फर्स्ट 6 डिजिट्स, सर्विस के केस में ऑल द 6 डिजिट्स, है ना, SAC कोड होता है। ओके, बाकी तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड के पास में पावर है कि वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन या स्पेसिफिक क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए वो बता सकता है कि HSN कोड कितने डिजिट्स का लिखना है, या तो फिर कहाँ कहाँ पर HSN कोड नहीं लिखा तो भी चलता है, कौन से पर्सन के लिए। तो गवर्नमेंट को पावर दिया है, I mean बोर्ड को पावर दिया है CBI से। ये जो HSN कोड वाला यहाँ पर जो अमेंडमेंट है, ये सेम अमेंडमेंट आपके हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न्स वाले चैप्टर में भी। जब आप GSTR 1 भरते हो तो आपको HSN कोड वाइज डिटेल देना पड़ता है, तो अब आपको कम से कम 4 डिजिट तक का डिटेल देना पड़ेगा 5 करोड़ से कम वाले टर्नओवर के लिए B2B सप्लाईज का, और 5 करोड़ से ज्यादा वाले टर्नओवर के लिए 6 डिजिट्स का आपको डिटेल देना पड़ेगा अब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। देन ई इनवॉइसिंग में मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते भी बताया था कि जो ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है, वैसे तो 1 अक्टूबर से ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लागू हुआ था। तो पहले उस समय लिखा था कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड हुआ है पिछले 4 में से, या 17-18 से ऑनवर्ड्स कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। 1 जनवरी से थ्रेशोल्ड लिमिट 100 करोड़ कर दी गई, मतलब बहुत सारे और लोग कवरेज में आ गए ई इनवॉइसिंग के रूल्स के अंदर में, और 1 अप्रैल से 50 करोड़ कर दी गई। मतलब आपके लिए ये एप्लीकेबल है, लेटेस्ट 50 करोड़ वाला लिमिट थ्रेशोल्ड। तो जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ है 17, 18, 18, 19, 19, 20 या 2021,
वो 4 में से कोई भी साल में यदि उनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर जाता है, या इस साल भी अगर चला जाता है, तो अब वो पर्सन को ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ई इनवॉइसिंग के डिटेल्स तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको इनवॉइस का जो डेटा है उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको अपलोड करना पड़ता है ना। देन एक और कंसेप्ट वहां पर था, डायनेमिक क्यूआर कोड का कंसेप्ट। डायनेमिक क्यूआर कोड वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर B2C सप्लाईज। ओके, दैट इज नथिंग टू डू विद द क्यूआर कोड मेंशन्ड इन द ई इनवॉइस। डायनेमिक क्यूआर कोड का एक छोटा सा कंसेप्ट आपकी बुक में था। अब उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं। उन्होंने लिखा है, एक तो नोटिफिकेशन इशू किया कि जो पर्सन को डायनेमिक क्यूआर कोड मैंडेटरी था, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है ना, सिर्फ उन लोगों को मैंडेटरी डायनेमिक क्यूआर कोड रखना। ओके, और डायनेमिक क्यूआर कोड से क्या करते हैं वो लोग, वो सामने वाले जो पेयर रहता है, रेदर उनका जो कस्टमर रहता है, वो स्कैन करके इमीडिएटली अपने से गूगल पे या तो फिर यूपीआई ऐप से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। उसको अलग से अमाउंट भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। उसमें उसी से संबंधित डिटेल्स जो है वो अपलोडेड रहेगी। तो या तो वो क्यूआर कोड वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अवेलेबल करवाएंगे, या तो प्रिंट भी इनवॉइस पे प्रिंट करके देंगे। सो द गवर्नमेंट ने फिर ऐसे लोगों के लिए मैंडेटरी किया था, लेकिन बोला कि अगर आपने 1 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में कंप्लायंस नहीं किया है, अब देखो पहले 31 मार्च था, अब पैंडेमिक के कारण इसको एक्सटेंड कर दिया 1 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 तक के, अगर कंप्लायंस नहीं किया है तो भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी हैज बीन वेव्ड। तो हर एक जीएसटी के प्रोविजन का अल्टीमेट तो ये होता है ना, नहीं किया तो क्या, नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। तो ये केस में पेनल्टी नहीं लगेगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ दैट नोटिफिकेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो उन्होंने 30 मार्च को ये डेट को फर्दर और एक्सटेंड कर दिया। ओके, नॉन कंप्लायंस के उन्होंने पहले तो बोला था कि 30 जून तक चलता है, सॉरी 31 मार्च तक, नहीं किया तो चलता है, बोल दिया 30 जून तक। बट आई डोंट थिंक कि ये जो एक्सटेंशन है ये आपके सिलेबस के लिए कोई इंपॉर्टेंट है। सीए फाइनल में पेनल्टी वगैरह का पूछते हैं, आप लोगों को इसकी ज्यादा चिंता नहीं करना है। देन देखो, जहां पर मैंने हेडिंग को ही कलर कर दिया है, आपको दिख रहा है, मतलब वहां पर वो पूरा ही पॉइंट नया है आपके लिए। वो पॉइंट को बुक में मत ढूंढना, आपको नहीं मिलेगा। जहां पर हेडिंग की कलर्ड है और जहां पर अंदर का कुछ पॉइंट कलर्ड है, जैसे ये अंदर का कुछ पॉइंट कलर्ड है यहाँ पर, तो ये सिर्फ ये अमेंडमेंट वाला एरिया होता है। ओके, जैसे 100 करोड़ 50 करोड़ आया है, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। और फिर कहीं कुछ कट के कुछ नया लिखा है तो वो तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट वाला पोर्शन। तो अब गवर्नमेंट ने 23 फरवरी को इसके रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर इशू किया, डायनेमिक क्यूआर कोड के रिस्पेक्ट में, जो B2C इनवॉइसेज में एप्लीकेबल होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें 6 अलग अलग इश्यूज उन्होंने डिस्कस किया, और उससे पूरा क्लियर हो जाता है डायनेमिक क्यूआर कोड का जो स्कोप है। चलिए देखते हैं। ओके, इससे आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी। टू विच इनवॉइस इज नोटिफिकेशन नंबर 14/2020। ये जो नोटिफिकेशन है डायनेमिक क्यूआर कोड वाली नोटिफिकेशन है। वुड दिस रिक्वायरमेंट बी एप्लीकेबल ऑन इनवॉइसेस इशूड फॉर सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट्स। तो आपको बोला दिस नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू अ टैक्स इनवॉइस इशूड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, सिर्फ B2C इनवॉइसेस के लिए है। आई होप आपको याद है बुक में कहां से हम लोग ने देखा था, चैप्टर नंबर H, ओके ये अभी फाइल मेरी क्लाउड से डाउनलोड नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में आप लोग ने देखा था कि चैप्टर नंबर H में, डू यू रिमेंबर, डायनेमिक क्यूआर कोड का एक पैराग्राफ दिया था आपको ई इनवॉइसिंग के बाद में, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए, टू सच पर्सन्स, ऐसे सप्लायर whose aggregate annual turnover exceeds rupees 500 crore in any of the financial years from 17-18 onwards। 500 करोड़ कोई भी एक साल में भी एक्सीड हो गया तो उनको डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर का बाकी तो कंसेप्ट आपको समझता है। However, the notification is not applicable to an invoice issued in the following cases। ये लोगों को छूट दी गई थी, ये वहां पर भी लिखा था आपके उस पैराग्राफ में। इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स चला रहा है,
और OIDAR supplies online information database access and retrieval services made by any registered person to an unregistered person. तो ये केसेस में B2C आपको अवेलेबल, B2C केसेस में डायनेमिक QR कोड एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, तो क्लियरली इंडियन रेलवेज का टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर होगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर में बिकॉज दे विल फॉल अंडर द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, उनको डायनेमिक QR कोड अवेलेबल नहीं करवाना है आपको. ठीक है, बैंक्स को नहीं करवाना है, बैंक्स का टर्नओवर भी हो सकता है 500 करोड़ के ऊपर होगा, लेकिन वो आपको डायनेमिक QR कोड अवेलेबल नहीं करवाएंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ दिस पर्संस. ओके, इन लोगों को माफ किया गया. OIDAR एग्जांपल आपको दे चुका हूं मैं, नेटफ्लिक्स, गूगल, यूट्यूब वगैरह. एंड फर्दर बात करें तो एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दो सच सप्लाईज आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. However, e-invoices are required to be issued in respect of exports. Okay, treating them as B2B supplies, तो उसमें फिर डायनेमिक QR कोड की जरूरत नहीं है. तो एक्सपोर्ट्स के केस में डायनेमिक QR कोड नॉट एप्लीकेबल. ओके, डायनेमिक QR कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि उसमें आपको ई-इनवॉइस ही बनाना पड़ता है और पूरा डेटा वैसे ही फुली अपलोड होता है. डायनेमिक QR कोड में क्या क्या कैप्चर होना चाहिए, तो उन्होंने बोला सप्लायर का GSTIN, सप्लायर का UPI ID, पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC, मतलब कि कौन से अकाउंट में पैसा मिल रहा है, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड GST अमाउंट विद द ब्रेकअप. ये सब चीजें आपके डायनेमिक QR कोड में रहना चाहिए. क्विक रिस्पॉन्स कोड. फॉर द डायनेमिक QR कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक अ डिजिटल पेमेंट. तो उसमें ये सब डिटेल्स अवेलेबल रहना चाहिए वो कोड के अगेंस्ट में. जब आप स्कैन करते हो तो वो पूरी डिटेल एक्सेसिबल रहना चाहिए. बट अब आगे लिखा है, वैसे लिखा है कि स्कैन करके पेमेंट, डिजिटल पेमेंट एनेबल होना चाहिए. बट अगर कोई पर्सन ने, इफ द कस्टमर ऑप्ट्स टू मेक द पेमेंट विदाउट यूजिंग डायनेमिक QR कोड, देन फिर क्या करेंगे, तो क्या चलता नहीं क्या? देन विल द क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट मेड विदाउट यूज ऑफ डायनेमिक QR कोड ऑन द इनवॉइस be considered as compliance of dynamic QR कोड? क्योंकि आपने डायनेमिक QR कोड को तो यूज किया ही नहीं पेमेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत बड़े रिटेल आउटलेट में गए, से फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट के एक से रिटेल स्टोर में गए. डीमार्ट का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर तो 500 करोड़ से ज्यादा हो गए, है ना, क्योंकि उसके इंडिया में इतनी जगह आउटलेट्स हैं. तो आप वहां पर जा रहे हो और तो दे हैव टू मेक इट अवेलेबल. आप तो एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर हो, तो दे हैव टू मेक अ डायनेमिक QR कोड अवेलेबल. बट आपने कहा कि नहीं, हमको डिजिटल पेमेंट करना है, नहीं हमको कैश में पेमेंट करना है. तो इफ द सप्लायर हैज इशूड इनवॉइस हैविंग डायनेमिक QR कोड, द इनवॉइस विल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट. अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया जिसमें डायनेमिक QR कोड छपा हुआ है, तो फिर आपने कंप्लायंस कर लिया. या तो फिर अगर सप्लायर ने डिजिटली डिस्प्ले किया डायनेमिक QR कोड, लेकिन कस्टमर ने उसका पेमेंट किया कोई भी मोड से, एनी मोड यूज लाइक UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, combination of any modes, and the supplier provides a cross reference of the payment, transaction ID along with the date, time and amount of payment, mode of payment on the invoice or in cash without using the dynamic QR code, and the supplier provides a cross reference of the amount paid in cash along with the date of such payment on the invoice, then the invoice shall be deemed to have complied with the requirement of the dynamic QR code. देखिए सिंपल सी बात है, अगर कस्टमर ने UPI या क्रेडिट कार्ड मतलब QR कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं किया मान लो, और कोई मोड से पेमेंट किया है, तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, वो इनवॉइस में वो क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा, पेमेंट का मोड लिखना पड़ेगा. ओके, ट्रांजैक्शन ID, डेट, टाइम एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, सो दैट ट्रेस किया जा सके. और अगर कैश में भी पेमेंट किया तो सप्लायर को अमाउंट पेड इन कैश अलॉन्ग विद डेट ऑफ सच पेमेंट इनवॉइस पे मेंशन करना पड़ेगा. तो डायनेमिक QR कोड का मतलब ये नहीं कि उसी से पेमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर पेमेंट हो गई है दूसरे मोड से तो वो डिटेल्स इनवॉइस में फिर इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए. और अगर डायनेमिक QR कोड इनवॉइस में पहले से ही प्रिंटेड था तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो फिर इन दैट केस देयर इज नो इशू. If the supplier makes available to customers an electronic mode of payment like UPI collect, UPI intent or similar other modes of payment through mobile application or computer based applications where though dynamic QR code is not displayed but the details of merchant as well as transaction are displayed, captured otherwise,
हाउ कैन द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड एज पर दिस नोटिफिकेशन बी कंप्लाइड विथ? तो देखो, अगर इफ द क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस में है, जैसे ऊपर लिखा है, इफ द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट मेड यूजिंग दिस मोड्स इज मेड ऑन द इनवॉइस, तो फिर कंप्लाई हो गया। कोई दूसरे मोड से पेमेंट हो, इनवॉइस में बस बता दो कि सो एंड सो मोड से पेमेंट मिल गया है, इतना अमाउंट, ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस है। लेकिन अगर पेमेंट इनवॉइस जनरेट करने के बाद हो रहा है, तो फिर सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड ऐसे केस में इनवॉइस में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनवॉइस तो बन गया ना, इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस कैसे देगा? तो देखो, दो तरीके हैं, जैसे आपको लिखा है, अगर सप्लायर की इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड है तो बात ही खत्म। अगर डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं है और कस्टमर ने दूसरे तरीके से पेमेंट किया, तो फिर इनवॉइस आपको रिवाइज करना पड़ेगा और उसमें वो क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा, है ना, क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट आपको देना पड़ेगा। सो हियर दे एक्चुअली वांट टू ट्रेस कि जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, आगे जाकर के ये 500 करोड़ की लिमिट को कम भी करेंगे, जो 500 करोड़ के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर वाले सप्लायर्स हैं, क्योंकि उन्हीं के सप्लाईज को अगर ट्रेस कर लिए तो फिर ऑलरेडी बहुत सारा कवर हो जाएगा, है ना, उनके जो पेमेंट्स है वो प्रॉपर कौन से चैनल से आ रहे हैं, तो ट्रेसेबिलिटी जो है वो बनती जाएगी और बाद में वो लोग उसका स्कोप बढ़ाते जाएंगे, फिर 100 करोड़ करेंगे, 50 करोड़ करेंगे, जैसे कि आपकी नॉर्मल ई इनवॉइसिंग में किया है। Is generation or printing of dynamic QR code on the B2C invoices mandatory for prepaid invoices where the payment has been made before the issuance of invoice? तो अभी अपन ने देखा, अगर प्रीपेड है तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या बता सकते हो? क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट बता सकते हो, है ना। यू कैन गिव द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आईडी अलॉन्ग विद डेट, टाइम एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो वो डिटेल्स बता दिया तो चलेगा। लेकिन अगर प्रीपेड सप्लाई नहीं है, पेमेंट बाद में हो रही है, तो फिर इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड बना लो, सबसे बेस्ट। देन once the e-commerce operator or the online application has complied with the dynamic QR code requirement, will the suppliers using such e-commerce operator portal or application for supply still be required to comply with the requirement of the dynamic QR code? अब देखिए, जैसे कि आप मान लो अमेजोन से कुछ परचेस कर रहे हो और अमेजोन में आपको पता है कि एक सप्लायर ही अल्टीमेटली आपको सप्लाई करता है। अमेजोन इज जस्ट एन एग्रीगेटर और ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये आप कस्टमर हो। तो अगर अमेजोन ने वो अवेलेबल करवा दिया है डायनेमिक क्यूआर कोड, तो बोला है कि क्या ये सप्लायर को फिर वापस से कंप्लाई करना पड़ेगा क्या? सूर्य ने बोला, द प्रोविजन शैल अप्लाई टू ईच रजिस्टर्ड पर्सन सेपरेटली if such person is liable to issue invoices with dynamic QR code for B2C supplies. In case the supplier is making supply through the e-commerce portal and the said supplier gives the cross reference of the payment received in respect of the said supply on the invoice, तो फिर डायनेमिक क्यूआर कोड की कंडीशन रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो गई है। और प्रीपेड नहीं है और अगर पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो फिर डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस में बता दो। तो यहां पर बोला है कि अमेजोन ने अगर अपना डायनेमिक क्यूआर कोड कंप्लाई कर लिया तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, सप्लायर को भी डायनेमिक क्यूआर कोड का जो रिक्वायरमेंट है, सप्लायर को भी फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सप्लायर अगर डायरेक्टली बिलिंग कर रहा है कस्टमर को, तो फिर सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, अगर वही बात कि अगर प्रीपेड है तो वो डिटेल्स इनवॉइस पे लिख देगा, अगर प्रीपेड नहीं है तो फिर डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस में छाप देगा। एंड आई थिंक द लास्ट अमेंडमेंट रिलेटेड, सेकंड लास्ट अमेंडमेंट रिलेटेड टू ई वे बिल, जिसमें आपको दिया है कि ये जो 100 किलोमीटर्स का जो टाइम लिमिट था, 100 किलोमीटर्स के लिए 1 डे का वैलिडिटी पीरियड था, अब वो 200 किलोमीटर्स के लिए 1 डे हो चुका है 1 जनवरी से। ओके, एंड फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे मिलता था ई वे बिल की वैलिडिटी में, वो 200 हो चुका है। बस इतना सा अमेंडमेंट है, 100 की जगह 200 हो गया है ना। इसको भी बुक में आप लोग अपडेट कर चुके हो आई थिंक, राइट। एंड देन लास्ट चेंज है रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो EWB 01 आपको कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेज में आपको अलाउ नहीं करते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं। ओके, कि दैट यू कैन नॉट फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB 01, ई वे बिल नहीं बना सकते हो आप। तो ये केसेस आपके रूल 138E में दिया था, आप अगर ढूंढोगे तो ई वे बिल वाले टॉपिक में एकदम लास्ट रूल था ये। तो उसमें आपको चेंजेस दिए हैं 2 जगह। एक तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन,
फिर उन्हें बोल दिया था फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, अगर उसने ये स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं। बट उनके अलावा बाकी के जो लोग हैं, मतलब कि रेगुलर टैक्स पेयर्स की हम लोग बात करेंगे, इफ दे हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड कर दिया है, क्योंकि किसी किसी को मंथली रिटर्न का ऑप्शन रहता है, किसी किसी को क्वार्टरली, कोई क्वार्टरली लेता है ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो क्वार्टरली अगर रिटर्न भरता है तो 2 क्वार्टर तक की रिटर्न नहीं भरा, ठीक है, और जो मंथली रिटर्न भरता है तो उसने 2 मंथ्स तक की रिटर्न नहीं भरा। तो टैक्स पीरियड मतलब कि द पीरियड फॉर विच यू हैव टू फाइल द रिटर्न। तो जैसे मैंने अभी QRMP स्कीम में एनरोल कर लिया है, सो आई हैव टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम होती है ये। ओके, ये स्कीम पूरी न्यू स्कीम आई है जो आपके बेस नोट्स में नहीं है, आपके अमेंडमेंट नोट्स में है, जो हम लोग रिटर्न वाले नोट्स में अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो वो हम लोग बाद में देखते हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि 2 टैक्स पीरियड, मतलब कि किसी के लिए टैक्स पीरियड कैन बी मंथ और किसी के लिए कैन बी क्वार्टर, रेगुलर रिटर्न। फिर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, वी आर टॉकिंग अबाउट GSTR 1। तो कोई पर्सन ने अगर GSTR 1 2 महीने या 2 क्वार्टर के लिए फर्निश नहीं किया, एज द केस में भी, तो अगेन वो पर्सन को GST ई वे बिल बनाने को मना हो जाएगा। और एक नया पॉइंट ऐड हो गया, और अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड under the provisions of sub rule 1 or sub rule 2 or sub rule 2A of the rule 21A. I hope you remember sub rule 1 and sub rule 2 में सस्पेंशन कब होता है रजिस्ट्रेशन का? जब 1 में आप खुद अप्लाई कर रहे हो कैंसिलेशन के लिए, सब रूल 2 में प्रॉपर ऑफिसर प्रोसीड कर रहा है कैंसिलेशन के साथ में, सब रूल 2A में अभी आज इसी सेशन में थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोगों ने, सब रूल 2A में जब सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस पाए गए आपके रिटर्न में और आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स में, आपके GSTR 1 और आपकी रिटर्न में, या तो फिर आपकी रिटर्न में और आपके सप्लायर के GSTR 1 के डिटेल्स में, इतने सिग्निफिकेंट कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, ऐसी नोटिस आपको इश्यू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका जब तक कि रजिस्ट्रेशन पीरियड सस्पेंडेड है, तो यू कैन नॉट इशू एन ई-वे बिल। ओके, यू कैन नॉट फर्निश द डिटेल्स इन पार्ट A ऑफ द फॉर्म GST EWB 01। बोलिए, इज दिस क्लियर? समझ में आ गया ये अमेंडमेंट्स पूरे? तो यहां तक है। आपके डाउट्स मैं अभी ले लेता हूं। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच 1%? तो वो 1% का रीजन है कि कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली पूरी तरह ITC फ्रॉडुलेंट बेसिस पे लेकर के पेमेंट ना करे, कुछ पोर्शन उसका खुद का कैश का लगना चाहिए, और बड़े ट्रांजेक्शन के लिए ही है वो जो 1% वाला रूल है, रूल नंबर 86B पेमेंट वाले पार्ट में है वो वाला अमेंडमेंट। देखो आपको उसका थ्रेशोल्ड बताता हूँ, ये वाला रूल नंबर 86B 50 लाख से ज्यादा अगर लाइबिलिटी रहता है तो फिर 99% तक के ही वो क्रेडिट यूज कर सकता है। ओके, सो दैट एटलीस्ट कुछ पोर्शन उसको कैश में पेमेंट करना पड़े। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन पेमेंट चैप्टर अगेन। देन सर आपने बोला था कि अगर रेसिपिएंट को क्रेडिट लेना है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, एंड वन ऑफ दोज वाज इफ सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को, फिर वो कॉन्ट्रावेंशन वाला पॉइंट नहीं समझा। देखो होता ऐसा है कि एकदम कंडीशन ऐसी कहीं नहीं लिखी कि सप्लायर ने टैक्स पे किया तो ही रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। सप्लायर ने अगर अपने GSTR 1 में डेटा अपलोड किया है तो ही रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। मैंने आपको पहले बेसिक्स बताते वक्त बोला था कि नॉर्मली ऐसा प्रोविजन है कि सप्लायर ने जो सप्लाई एक्सेप्ट किया है उसी का रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। लेकिन कभी कभार क्या हो सकता है, सप्लायर ने अपने GSTR 1 में तो डिटेल्स बता दिया, लक्षिता सप्लायर ने अपने GSTR 1 में डिटेल्स बता दिया है और कि मैंने सप्लाई किया, लेकिन अपना रिटर्न भरते वक्त सप्लायर ने क्या किया, वो वाली डिटेल्स को बता के टैक्स पे नहीं किया। सो GSTR 1 के बेसिस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि GSTR 1 में जो डिटेल्स है वो पूरी डिटेल्स GSTR 3B में भी आना चाहिए सप्लायर के, है ना, वरना सप्लायर कुछ गड़बड़ कर रहा है। GSTR 1 में ज्यादा के सप्लाईज दिखा रहा है और GSTR 3B जो उसका रिटर्न वाला जो वैलिड रिटर्न है जिसके थ्रू उसको पेमेंट करना है वहां पर वो कम डिटेल्स दिखा रहा है। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट तो क्रेडिट ले लेगा GSTR 1 के बेसिस पे विच विल बी कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस, क्योंकि डिटेल्स कहाँ रहती हैं, इनवॉइस वाइज डिटेल GSTR 1 में रहती है, GSTR 3B में तो सिर्फ टोटल अमाउंट्स रहते हैं। एम आई क्लियर लक्षिता? गॉट इट? ओके, चलिए। सो अब हम लोग ये जो अमेंडमेंट्स इसको कंप्लीट कर लिए हैं,